चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। आपके साथ मैं हूं याशिका गुप्ता। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शैलेंद्र जी, चाल चक्र का सबको इंतजार रहता है और आज के दिन में क्या है खास, आज किस बारे में हम बात करेंगे? आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कैसे छठ का पर्व मनाएं, छठ के पर्व पर सूर्य को कैसे मजबूत करें। मामला केवल संतान की प्राप्ति का ही नहीं है, मामला केवल संतान के डेवलपमेंट का ही नहीं है, मामला ये भी है कि सूर्य को प्रबल कैसे किया जाए और सूर्य से लाभ कैसे लिया जाए। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। इसके अलावा आज आपका दिन कैसा जाएगा, आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आपको बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आज का एक ऐसा शुभ समय जिस समय आपको विशेष तरह का वरदान मिल सकता है। ये तमाम चर्चा करेंगे आज के अपने चाल चक्र में। तो कैसे मनाए छठ पर्व, साथ ही साथ आपकी राशियों की भविष्यवाणी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यानी छठ पर्व की शुरुआत मूलतः चतुर्थी से हो जाती है नहाए खाए के साथ, और पंचमी तिथि को लोहंडा और खरना होता है, जो कि आज होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। नक्षत्र होगा आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम समझेंगे कि आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। आज के राहु काल का समय फिलहाल बीत चुका है। खुश हो जाइए, कोई भी नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। आज के राहु काल का वक्त था सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, और आज पूर्व दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो मिश्री का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, आज का पंचांग तो हमने जान लिया। और आज क्योंकि शैलेंद्र जी ने कहा है कि छठ पूजा की बात होगी, छठ पूजा चल रही है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार छठ पूजा है क्या, इसका पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे जो खास बात है, वैदिक काल से, वेदों के काल से जिस देवता की हम सर्वाधिक पूजा करते हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, नेचर। उसमें किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। वैदिक काल से सूर्य की पूजा की परंपरा चली आ रही है और सूर्य, चंद्र और प्रकृति के ऊपर ही हमारा जीवन आधारित है। इस बात को वैदिक काल से मान्यता दी गई है। अब वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा चलती चली आ रही है। उसी के क्रम में एक हिस्सा है छठ की पूजा। सूर्य के बिना न तो हमारा अस्तित्व है, न तो इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसीलिए सूर्य की महिमा समझनी होगी और उसको समझते हुए ही छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ। इस समय ही क्यों हुआ? कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा का विशेष विधान है। कल ये पूजा का विशेष विधान होगा। अगर हम षष्ठी की बात करें, कल षष्ठी तिथि होगी और कल सूर्य की पूजा का विशिष्ट विधान आपको दिखाई देगा। इस पूजा की जो शुरुआत हुई थी, मूल रूप से हुई थी बिहार और झारखंड से। अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि बिहार, और वर्तमान में चूंकि बिहार का एक हिस्सा झारखंड हो चुका है, इसलिए बिहार और झारखंड से इसकी बेसिक शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? जहां आज मुंगेर है, भागलपुर है, जमालपुर है, वहां पर महाभारत काल के राजा कर्ण का शासन था। जो महाभारत वाले कर्ण थे, उनका राज्य था और उसका नाम था अंग देश। कर्ण चूंकि सूर्य के उपासक थे, सूर्यपुत्र उनको कहते भी थे, इसीलिए उन्होंने सूर्य पूजा की एक परंपरा शुरू की और उसका प्रभाव वहां से ज्यादा दिखाई देने लगा। बिहार में, झारखंड में अंग देश से दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि अब बिहार में है। परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव आपको बिहार और झारखंड के इलाकों पर दिखाई देगा। हालांकि मैं ये कहूँगा कि छठ की पूजा अब केवल बिहार झारखंड की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की पूजा है। यहाँ तक कि विश्व में भी तमाम जगहों पर छठ की पूजा का विशेष आयोजन होता है।
जो कार्तिक का महीना चलता है, जो चल रहा है अभी, इसमें सूर्य अत्यंत कमजोर होता है। कुछ समय तक नीच राशि में होता है, फिर वृश्चिक में चला जाता है। दोनों में ही बहुत मजबूत तो नहीं होता। अब जब सूर्य कमजोर होगा तो आपको जीवन में दिक्कतें होंगी। इसीलिए सूर्य की विशेष उपासना इसी महीने में करने की बात की गई, ताकि आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। ये तो सूर्य का मामला हो गया। लेकिन जो छठ का मामला है, छठ मतलब होता है छठवां, और संस्कृत में कहते हैं छठवें को षष्ठी। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से, संतान की प्राप्ति से। हर महीने की षष्ठी तिथि को संतान के लिए पूजा करने का प्रावधान होता है। इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति भी आसान होती है, संतान की आयु की रक्षा भी होती है, या संतान संबंधी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है। तो जो छठ पूजा हम करते हैं उसका पौराणिक महत्व क्या है, ये हमने जान लिया। लेकिन इसका आखिरकार सही विधि विधान क्या है? ये हमें पता है कि 4 दिन चलती है छठ पूजा, लेकिन आखिरकार इसका सही विधि विधान क्या है, कैसे पूजा करें? याशिका, देखिए होता क्या है, छठ की पूजा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सात्विकता, सफाई। कारण उसका ये है कि जब आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ होंगे, पूरी तरह से शुद्ध होंगे, तभी जाकर आप कोई पूजा पाठ करेंगे, उपवास करेंगे, तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। अगर हम समझना चाहें तो कुल मिला के ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत कल हो चुकी है चतुर्थी तिथि से। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से इसकी शुरुआत होती है, और सप्तमी को जब भोर में अरुण वेला में अंतिम अर्घ देते हैं, तब इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो लोग व्रती हैं, व्रत रखते हैं, वो नहा लेते हैं, स्नान करके घर को साफ सुथरा करते हैं। नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत हो जाती है, जो कि कल हो चुकी है। इसके बाद से स्वच्छता को बहुत मेंटेन रखते हैं, बहुत ज्यादा पवित्रता मेंटेन रखी जाती है। दूसरे दिन को लोहंडा और खरना कहा जाता है, जो आज है। अब आज दिन भर जो व्रती हैं वो उपवास रखेंगे और शाम को खीर का सेवन करेंगे, सिर्फ खीर खाएंगे। और ये खीर गैस के चूल्हे पे नहीं बनेगी, ये मिट्टी के चूल्हे पर बनेगी और लकड़ी के द्वारा बनाई जाएगी। यानी जो बेसिक तरीका है, जो प्राचीन तरह का है, परंपरागत तरीका है, उस तरीके से खीर बनाई जाएगी। और ये खीर गन्ने के रस की बनी हुई होती है अमूमन। तो आज खीर खाकर शरीर को और भी शुद्ध किया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं खाया जाएगा। और कल यानी जो तीसरा दिन होगा, जिसको षष्ठी तिथि कहेंगे आप, जो बेसिक दिन होगा छठ का, वो कल होगा। दिन भर महिलाएं या पुरुष जो भी उपवास रखते हैं, उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। पहला अर्घ कल दिया जाएगा, ये संध्या काल को देंगे, अस्ताचल गामी सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को। और ये अर्घ दिया जाएगा जल में जरा सा दूध मिलाकर। ये पहला अर्घ होगा जो छठी तिथि को, षष्ठी तिथि को दिया जाएगा कल शाम को। परसों सुबह यानी चौथे दिन, अंतिम दिन छठ के, उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाएगा। और यही वो अंतिम अर्घ है जिसको देने के बाद ये छठ का महापर्व समाप्त होगा। जब परसों सुबह सुबह अर्घ दे दिया जाएगा, तब जो व्रत उपवास रखने वाले लोग हैं वो दूध और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करेंगे। तो मामला कठिन है। अब आप कहेंगे साहब इतने सारे व्रत क्यों बता दिए गए, इतना सारा खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन क्यों बता दिया गया, इतनी सारी साफ सफाई क्यों बता दी गई? वो इसलिए बता दी गई क्योंकि जितना ज्यादा आप शरीर को शुद्ध रखेंगे तभी मन आपका शुद्ध होगा। हम शरीर के लेवल पे जीते हैं, हम मन के लेवल पे नहीं जीते। इसीलिए जो उपाय बताए जाते हैं वो पहले शरीर के लेवल पर होते हैं, उसके बाद वो मन तक पहुंचते हैं। तो पहले आपका खाना पीना शुद्ध करेंगे, फिर आपका भोजन कम करेंगे, फिर आपके मन को शुद्ध करेंगे, और तब जाकर अर्घ देने की बात करेंगे। तो कम से कम जो प्रार्थना है वो पूरी होगी। तपस्या के पीछे की महिमा यही है कि आपके शरीर को, आपके मन को और आत्मा को शुद्ध कर देती है। इसीलिए छठ की पूजा को पूजा नहीं कहते, इसको महापूजा कहा जाता है। तो पूजा का विधि विधान क्या है ये हमने जान लिया, लेकिन इस पूजा करने से, व्रत करने से आपको लाभ क्या होंगे? शैलेंद्र जी, छठ की जो पूजा की जाती है, महापूजा जैसे कि आपने कहा की जाती है, बताया जाता है कि इसे संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान के अच्छे के लिए किया जाता है, लेकिन इससे के अलावा भी क्या कुछ लाभ होते हैं?
यशिका, बेसिक बात तो ये है ही कि संतान के लिए छठ का पर्व होता ही है। संतान से तो इसका संबंध होता ही है, लेकिन उसके अलावा मैं बता दूं कि ये मामला सूर्य से जुड़ा हुआ है। अब चूंकि सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्य संबंधी समस्याओं का निवारण भी अवश्य ही इस पर्व के साथ हो सकता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए छठ का पर्व एक वरदान की तरह है। संतान होकर बार बार समाप्त हो जा रही है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, ऐसे लोगों को भी इस व्रत से, सूर्य की उपासना से अद्भुत लाभ होता है। अगर आपकी संतान तो है, लेकिन संतान से कष्ट है, तालमेल नहीं बन पा रहा, तब भी ये व्रत विशेष लाभदायक होता है, विशेष फायदेमंद होता है। अगर आप कुष्ठ रोग से परेशान हैं या पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की गंभीर समस्या परेशान कर रही है, तब भी इस व्रत को रखना विशेष शुभ होता है और ऐसी दशा में भी ये व्रत रखना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बात संतान की भी ना हो, बात रोग की भी ना हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो या सूर्य संबंधी कोई भी समस्या हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी समस्या हो, तो भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य आपका प्रबल हो जाता है। और याद रखिए, अगर आपका सूर्य प्रबल होगा तो आपको बाकी कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों में कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जो 2 अर्घ हैं, पहला अर्घ जो शाम को दिया जाएगा और दूसरा अर्घ जो सुबह दिया जाएगा, इन दोनों अर्घ को देने मात्र से भी आपका सूर्य प्रबल होगा। तो बाकी कुछ आप करते हो या ना करते हो, लेकिन कम से कम अर्घ जरूर दीजिएगा, ताकि सूर्य की विशेष कृपा आपको मिले और आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाए। चलिए, तो छठ पूजा से क्या लाभ आपको होंगे, हम आपको लगातार शो के दौरान बता रहे हैं। और जैसे कि शैलेंद्र जी, हम रोज शो करते हैं, मालूम पड़ता है कि आपके जीवन की जो 80% 90% जो समस्याएं हैं, वो सूर्य को अर्घ देने से पूरी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो छठ का पहला अर्घ जो है, उसकी मान्यता क्या है, कब दिया जाता है और उसका महत्व क्या है? यशिका, ज्योतिष चलता ही सूर्य से है। ज्योतिष नहीं, हमारा जीवन भी सूर्य से चलता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में किसी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है, सबके पास सूर्य का ही प्रकाश है। यहाँ तक कि चंद्रमा के पास भी सूर्य का ही प्रकाश है। अगर हम सौरमंडल से सूर्य को एग्जिट कर दें, सूर्य को निकाल दें, तो सृष्टि को नष्ट होने में कुछ क्षण लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए सूर्य के बिना हम नहीं चल सकते। आजकल देखिए, जिस तरह से विटामिन डी की कमी हो रही है, जिस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, खासतौर से महिलाओं में, बच्चों में, लोगों में जिस तरह से हड्डियों की समस्या बढ़ती जा रही है, उसका कारण ये है कि हम सूर्य से दूर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे बीमारियों ने हमें पकड़ना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ वापस चलेंगे, सूर्य पूजा की परंपरा की तरफ वापस चलेंगे, एक तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा, दूसरे 80% बीमारियां उसी दिन समाप्त हो जाएंगी जिस दिन हम सूर्य की उपासना करना शुरू कर देंगे। बहरहाल, बात हो रही है छठ की, तो आपको बताऊं कि छठ का पहला अर्घ कब देते हैं और इसका महत्व क्या है। छठ का पहला अर्घ देते हैं षष्ठी तिथि को, और इस बार ये पहला अर्घ दिया जाएगा 17 नवंबर को। 17 नवंबर यानी कल के दिन पहला अर्घ होगा, कल ही षष्ठी तिथि है। ये जो अर्घ है, ये अस्त होते हुए सूर्य को दिया जाता है। अब ये देखिए, हिंदू मैथोलॉजी की कितनी ब्यूटिफिकेशन की बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं ना कि साहब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, ऐसा कम से कम हमारी परंपरा में तो बिल्कुल नहीं है। हम अस्त होते हुए सूर्य को भी सलाम करते हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र त्रिकाल संध्या की बात करते हैं। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय पूजा की बात करते हैं। इसीलिए अस्त होते हुए सूर्य को भी हम अर्घ देते हैं, और कल अस्त होते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। लेकिन ये जो अर्घ है, ये सामान्य जल नहीं है। इसमें जल में 2-4 बूंदें दूध की डाली जाती है, बहुत जरा सी दूध डाली जाती है। दूध बहुत बर्बाद मत करिएगा, जरा सा दूध डाल के भगवान सूर्य की अंतिम किरण को, यानी सूर्य जब बिल्कुल अस्त होना शुरू हो रहा हो, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ऐसा मानते हैं कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्यूषा है, और प्रत्यूषा को यह अर्घ दिया जाता है। याद रखिए, अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करना भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है जितना उदित होते हुए सूर्य को जल देना होता है। लेकिन जो लोग अस्त होते हुए सूर्य को जल देते हैं, उन्हें उदित होते हुए सूर्य को जल जरूर देना चाहिए।
क्या कुछ खास नियम भी है अस्त होते हुए सूर्य को जल देने के? बिल्कुल नियम है याशिका। एक तो सूर्य की पूजा करने की जो बेसिक बात हम करें, कभी चर्चा करेंगे इस पर। सूर्य की पूजा बेसिकली 3 समय की जाती है, प्रातः काल, दोपहर के समय और शाम के समय, जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। अगर तीनों ही समय सूर्य की पूजा की जाए तो जीवन में सूर्य की हर समस्या दूर हो सकती है। लेकिन अगर अस्त होते हुए सूर्य की बात करें, जिसको कि लोग कहते हैं देखना भी अच्छा नहीं होता, अस्त होते हुए सूर्य के साथ फोटो मत खिंचाओ, अस्त होते हुए सूर्य को देखो नहीं, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अस्त होता हुआ सूर्य भी आपके जीवन को चमका सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अस्त होते हुए सूर्य को अगर आप जल देते हैं, अगर आप अर्घ देते हैं, तो उसके नियम क्या हैं। अर्घ देने के लिए जल में जरा सा दूध मिलाइएगा, बहुत जरा सा, 1 लोटा जल, 2-4 बूंदे, 1 चम्मच दूध मिलाइएगा। बहुत सारा दूध व्यर्थ मत करिएगा। एक टोकरी में फल, ठेकुआ एक विशेष तरह की मिठाई होती है, आटे और चीनी की बनी हुई, जो छठ में विशेष रूप से खाई जाती है। तो टोकरी में बांस की सूप में तमाम तरह के फल, ठेकुआ सजाकर भगवान सूर्य को पहले अर्पित करते हैं। उसके बाद उन्हें जल देते हैं। जल में जरा सा दूध मिला हुआ होता है, और जल देने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी करने की आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रयास करिए कि जब संध्या को भी आप अर्घ दें, सूर्यास्त के समय भी जब आप अर्घ दें, उस समय सूर्य का रंग लाल हो, यानी लाल रंग के सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और मैं फिर कहूंगा, जो लोग सूर्यास्त को अर्घ देते हैं सूर्य को, वो सुबह सुबह अर्घ जरूर देंगे, तभी ये साइकिल पूरी हो पाएगी और तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। चलिए, अस्त होते हुए सूर्य को कैसे अर्घ आपको देना है ये हमने जान लिया। लेकिन छठ का जो अंतिम दिन होता है, आपने बताया कि उस दिन सुबह सूर्य को जल देना होता है, तो उसके क्या खास नियम होते हैं, कैसे पूजा करनी है? छठ का अंतिम दिन जो होता है वो दरअसल सप्तमी तिथि होती है। षष्ठी को यानी कल शाम को जब पहला अर्घ दिया जाएगा, तो परसों सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ देते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। जो जा रहा है उसको भी अर्घ देंगे, जो आ रहा है उसको भी अर्घ देंगे। कितनी अद्भुत बात है। जो जीवन में रोशनी किस तरह से कहां से आए, उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं बताई गई। तो छठ का जो अंतिम दिन का मामला है, पहला अर्घ देते हैं षष्ठी तिथि को शाम को, जो कि कल देंगे। अंतिम अर्घ देते हैं सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को। सप्तमी है परसों, यानी परसों उगते हुए सूर्य को अरुण वेला में, यानी उगता हुआ सूर्य भी जब लाल होता है, बस निकल रहा होता है, फूट रही होती हैं उसकी किरणें, उस समय उनको अर्घ दिया जाता है। इस बार अंतिम अर्घ 18 नवंबर को दिया जाएगा। 18 नवंबर को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अर्घ देंगे। और इस अर्घ को देने के बाद ही जो लोगों ने व्रत रखा है, जो लोग व्रत उपवास रख रहे हैं, वो अपने व्रत का समापन करेंगे। व्रत का समापन कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके होता है। जरा सा कच्चा दूध ग्रहण करते हैं महिलाएं या पुरुष, जिन लोगों ने व्रत रखा है, और जरा सा प्रसाद, अमूमन उस प्रसाद में ठेकुआ होता है। तो उस प्रसाद को और कच्चे दूध को ग्रहण करके इस व्रत की समाप्ति होती है। ये समाप्ति परसों सुबह होगी अंतिम अर्घ देने के साथ। और हमेशा याद रखिए कि ये मामला केवल संतान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप कुछ कर पाते हो या ना कर पाते हो, कम से कम कल शाम को और परसों सुबह घाट पर जाके अर्घ जरूर दीजिएगा। अगर आप अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो किस तरह के लाभ मिलेंगे अगर जाकर अर्घ देंगे? देखिए, छठ के दिन सूर्य को अर्घ देने के विशेष फायदे होंगे। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि ये व्रत, ये पर्व, ये उपवास संतान संबंधी मामलों का तो है ही, तो संतान संबंधी समस्याएं तो आपकी दूर हो ही जाएंगी। इसके अलावा आपका नाम यश बढ़ेगा। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, तो वो तमाम योग आपके भंग हो जाएंगे। सूर्य का संबंध पिता पुत्र के संबंधों से भी होता है, इसलिए पिता पुत्र के रिलेशंस ठीक होंगे। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है तो कम से कम उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपके लिए ये अर्घ देना बेहद जरूरी है। कल शाम को और परसों सुबह अर्घ देने से निसंदेह आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। हृदय रोग में और हड्डियों के रोग में अद्भुत फायदा होता है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि साल भर आपने सूर्य को जल नहीं दिया होगा आलस्य की वजह से या जिस भी कारणों की वजह से कम कल शाम को और परसों सुबह अर्घ जरूर दीजिएगा। ये 2 लोटे जल आपके सूर्य को प्रबल कर देंगे। बहुत सरल सा तरीका है, केवल जल देने मात्र से सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी।
छठ की पूजा को महापूजा कहा जाता है, तो यानी कि इसका जो प्रसाद ग्रहण करते हैं लोग उसे भी महाप्रसाद कहा जाता है। आखिरकार इसके पीछे की महिमा क्या है? छठ का जो प्रसाद होता है वो बड़ा ही पारंपरिक प्रसाद होता है, बड़ा ही प्राकृतिक प्रसाद होता है। जो मौसम के फल होते हैं, इस समय जो फल मिल रहे होंगे बाजार में, जो मौसमी फल होंगे उनको व्यवस्थित करते हैं एक बांस की टोकरी में। सारा काम प्राकृतिक नेचुरल काम है। एक बांस की टोकरी में सारे फल इकट्ठे किए जाते हैं जो मौसम के फल होते हैं। साथ ही साथ वो ठेकुआ जो मिठाई बनाई जाती है वो रखी जाती है, और गन्ना भी लोग रखते ही हैं अपने साथ। तो ये सब रख के तब जाके भगवान सूर्य की पूजा होती है। पहले ये सब चीज़ें बांस की टोकरी में या सूप में सजा के भगवान सूर्य को अर्पित की जाती हैं। उसके बाद महिलाएं या पुरुष जिन लोगों ने व्रत रखा है वो सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन करते हैं। देखिए, अगर आप छठ के व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो भी छठ के अर्घ के समय अगर आप घाट पर चले जाते हैं, तमाम घाटों पर महिलाएं पुरुष खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, तो अगर आप घाट पे जाएं और व्रती के चरण छूकर आशीर्वाद लें तो आपको विशेष फायदा होगा। देखिए, जिस आदमी ने 4 दिन की तपस्या की है, निसंदेह उसका मन सात्विक हो गया होगा, शरीर शुद्ध हो गया होगा। तो ऐसे व्यक्ति के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, उसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करिए, बहुत शुभ होगा। और ऐसा भी मानते हैं कि अर्घ देते समय अगर सूर्य का दर्शन करें और अगर छठ का प्रसाद आप ग्रहण करें तो आपकी जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। केवल इस प्रसाद को ग्रहण करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की गंभीर से गंभीर समस्या दूर हो जाती है। तो छठ में सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा, साथ ही साथ प्रसाद भी जरूर ग्रहण करिएगा। तो छठ पूजा का क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, कैसे आपको अर्घ देना है, ये तमाम बातें हमने जानी। फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपके कॉल्स भी लेंगे, और ब्रेक के बाद क्या कुछ बात करेंगे हम शैलेंद्र जी? ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, आज किस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना पाएंगे, कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा, अपने दिन को अच्छा कैसे बनाएंगे, और आज का शुभ पहर क्या होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाल चक्र में। ब्रेक से पहले हमने जाना छठ पूजा के बारे में, कैसे करना है छठ पूजा, क्या विधि विधान है और इसका महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, ये सब हमने जाना। आपके कॉल्स भी हम लेंगे। लगातार हमारा नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और अब बारी आ गई है आज की राशियों की भविष्यवाणी की। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से, और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इस सेगमेंट में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे आज के लिए आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, आपके लिए कौन सा रंग आज बेहद शुभ होगा, कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा, अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएं, और आज के शुभ पहर का वक्त क्या रहने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और बात होगी अब मेष राशि की। मेष राशि वालों को बता दूं कि आज आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा, आर्थिक रूप से आप लगातार मजबूत होंगे। आज किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी आज के दिन दिख पा रहा है। इस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बेहतर होगा। वो शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 79%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहने वाली है। आज आपको बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन हाँ, फायदा ये होगा पुराने लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी। उपहार, धन और सम्मान का लाभ भी आपको अवश्य होगा। खुश हो जाइए, दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा क्रीम, और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, देखिए, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। आज आपको थोड़ा सा दौड़ भाग करना पड़ेगा, आज आराम से काम नहीं चलेगा, लेकिन आपके दौड़ भाग का फायदा ये होगा कि आपके व्यवसाय की, नौकरी की दशा और दिशा आपकी बेहतर होती चली जाएगी। अनावश्यक क्रोध मत करिएगा, क्रोध बढ़ा हुआ है, क्रोध करके चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी, और आज मेहनत करनी होगी, किस्मत की होगी मेहरबानी 59%। कर्क राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, आप बच नहीं सकते, और साथ ही साथ दूर की यात्रा भी चिपकती हुई चली आ रही है। लेकिन फाइनेंशियली आप मजबूत हुए हैं पहले से, और इसकी वजह से आज आपको कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज, वो शुभ रंग होगा सफेद, और आज के लिए आपका भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, अगर कोई चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं,
सही अवसर है, सही समय है, मनचाहा स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन जरा पॉकेट भर के जाइएगा, क्योंकि आज आपका धन बहुत खर्च होने वाला है मनोरंजन पर और आनंद पर। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष लाभ होगा, वो शुभ रंग होगा आज के लिए नारंगी और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, दिन आपका आलस्य से भरा हुआ है, निद्रा की मुद्रा में दिखाई देते हैं, लगता है आज नींद की मुद्रा में रहेंगे, आनंद की मुद्रा में रहेंगे। हालांकि आपके परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई देती है, परिवार में आज आनंद रहेगा ऐसा लग रहा है। अगर संतान प्राप्ति की दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो उसकी संभावना भी फिलहाल शुरू हो चुकी है, तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी आज के दिन बने रहेंगे। जिस रंग के इस्तेमाल से आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी, आज आलस थोड़ा कम होगा, वो शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए आपका भाग्य होगा 75%। तुला राशि, अगर कोशिश की जाए, एक कदम बढ़ा जाए, थोड़ा घर से निकला जाए, तो उतरती हुई 7.5 के बावजूद आपको आज के दिन धन की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको धन की प्राप्ति आज सरलता से हो पाए। किसी बड़े पद के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आज बड़े पद की प्राप्ति की संभावना भी बन सकती है, आपको लेटर मिल सकता है और इस बात की घोषणा भी आज के दिन हो सकती है। लेकिन प्रभु आज यात्रा मत करिएगा और वाहन मत चलाइएगा, चंद्रदेव आपके पक्ष में नहीं है, चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो रंग होगा भूरा और भाग्य काफी बेहतर होगा, काफी प्रबल होगा। आज के लिए आपका भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वाले ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है। लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। सेहत को लेके हालांकि चीजें ठीक होंगी, फिजिकली आप फिट होंगे और अगर आप जीवन साथी की बात माने, उसकी सलाह लेकर कोई काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन साथी की सलाह मानने से कम सही और गलत राय आप समझ पाएंगे। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बड़ा मौका आपके हाथ से ना निकल जाए। शुभ रंग आसमानी है आज और किस्मत काफी बेहतर है, समय का इस्तेमाल करिए, भाग्य होगा आपके पास 83%। धनु राशि, आपकी किस्मत ये कह रही है कि आपके भाई को आज बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके भाई या आपकी बहन को आज आपके सितारों की वजह से एक अद्भुत और अच्छी सफलता मिलती हुई दिखेगी। अगर कोई काम रुका हुआ है तो आज वो पूरा होता हुआ भी दिखाई देता है। आज आपका रुका हुआ काम यकीनन पूरा हो जाएगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि वाणी अगर खराब हुई, जबान अगर खराब हुई तो रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा पीला और भाग्य काफी बेहतर है, उसका लाभ उठाइए। आज के लिए आपके पास भाग्य होगा 85%। मकर राशि, संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई विवाद चल रहा है, तो निश्चित रूप से आज थोड़ा सा तनाव का लेवल आपके बढ़ सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये लेवल बहुत दिन तक नहीं रहेगा। जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो फिलहाल दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी में बड़े परिवर्तन की संभावना बनती है और ये परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल होगा, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी योजनाएं क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, ये चीजें दूसरों को ना बताएं तो बेहतर है। शुभ रंग आज के लिए हरा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, फिर भी भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि, अभी आराम की मुद्रा का दिन नहीं आया है, काम का दबाव लगातार बना रहेगा और संभवतः आप इस काम को आनंद ले रहे हैं, काम को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी बात है। काम से भाग नहीं सकते तो कम से कम काम का आनंद लीजिए। खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, जरा सा उस पर लगाम रखना सीखिए तो मुझे लगता है बेहतर होगा आपके लिए। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, काम को आनंद से करेंगे तो हर काम आप निपटा लेंगे। फिलहाल शनि आपके लिए विशेष अनुकूल है। शुभ रंग आपका मरून होगा और जो भाग्य आपका साथ निभाएगा आज के दिन वो होगा 55%। अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि वाले भैया संबंधों में समस्या पैदा हो सकती है। अनावश्यक के तनाव पैदा मत करिए, संबंध को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव मत होइए। जिन संबंधों में गैप नहीं होता, जिन संबंधों में स्पेस नहीं होता, वो संबंध बोझ बन जाते हैं। तो संबंधों में समस्या से बचिए, आपका धन फंस सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। वाणी और क्रोध पर आज के दिन नियंत्रण बनाए रखेंगे।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, वो रंग आज के लिए होगा नीला। और भाग्य आपका ठीक ठाक साथ निभा देगा, दिन इतना बुरा भी नहीं है, भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। चलिए, आज की भविष्यवाणी जान ली आपने अपनी राशियों की। अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं रीना जी। रीना जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो, बताइए रीना जी, क्या मुश्किल हाँ है? हाँ पंडित जी प्रणाम। मुझे अपने पति और बेटे के बारे में पूछना है। पहले अपने पतिदेव के बारे में पूछिए, क्या मुश्किल है? पति का यही काम धाम ठीक से चलता नहीं है और कर्जा कुछ ज्यादा ही, माने कि लेन देन ज्यादा ही है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 1983 और 30 जनवरी। 30 जनवरी 1983। समय बताइए। समय 4 बजे का है, कंफर्म नहीं है बिल्कुल। 4 बजे सुबह या शाम? सुबह। सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। दिल्ली। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 8। अब आपको लगता यह है कि आपके पति का काम धाम ठीक नहीं चलता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके पतिदेव की जो संभावित कुंडली हमारे पास बन पा रही है वो वृश्चिक लग्न की बन रही है। आपने नंबर भी 8 ही बताया है और यही अद्भुत बात है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, राशि इनकी सिंह बनती है, सूर्य मकर में है, सूर्य चंद्रमा का खडाष्टक है। ऐसी दशा में यकीनन जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है और बार बार जीवन में बदलाव करने के बाद तब जाकर जिंदगी रास्ते पर आ पाती है। एक बात जरूर कहूंगा कि अभी फरवरी तक थोड़ा प्रेशर तो है, फरवरी तक मामला बहुत अच्छा नहीं है। फरवरी तक धन के लेन देन में सेहत का ध्यान इनको रखना चाहिए। फरवरी के बाद से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। मुझे लगता है मार्च से इनका समय ठीक हो जाएगा। 2 उपाय करने के लिए कहिए। एक तो इनको बोलिए कि भैया रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे 9-10 बजे के पहले। अब तो सर्दियां शुरू हो ही रही हैं तकरीबन, तो सुबह 10 बजे के पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको एक मोती पहना दीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना इनके लिए लाभकारी होगा। मोती के अलावा कोई भी रत्न नहीं पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिशंकर जी, दिल्ली से जुड़ गए हैं जी। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार हरिशंकर जी, बताइए। हाँ जी सर जी, तो काम धंधे के अंदर ना बड़ी वो निराशा मिल रही है और कर्ज चढ़ रहा है बहुत। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1970 14 अगस्त। 14 अगस्त 1970। समय बताइए। सवेरे 7 साढ़े 7 के बीच में जी। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में जी। क्या काम करते हैं हरिशंकर जी? ये गारमेंट्स का जी, वॉशिंग का काम है जी। गारमेंट्स की वॉशिंग का काम है, लेकिन आपके हिसाब से काम बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। और भी कर्ज है जी, जो पिछला जो मिला पीछे से वो सब निकलता जा रहा है हाथ से। कोई रत्न पहना हुआ है अभी आपने? कोई भी रत्न नहीं है जी। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में शनि की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और तकरीबन 2.5 से 3 वर्षों से इसने चीजों को ब्लॉक किया हुआ है। शनि वैसे भी द्वितीय और सप्तम भाव से संबंध रखता हो तो शनि की दशा मारक होती है। अब मारक का मतलब ये नहीं है कि जान ले लेगा, मारक का मतलब तो ये भी है कि आपको फाइनेंशियली परेशान करेगा और शनि आपको बेहतर तरीके से विधिवत परेशान कर रहा है। 3 उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम, एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच की उंगली में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात्रि को आप पहन लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करिए। और तीसरा काम, आपको हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे 1 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अगर ये काम नियमित रूप से किए जाएं तो 2 से 2.5 महीने में सुधार होना शुरू होगा। आपका फील्ड बिल्कुल ठीक है, आप इसी क्षेत्र में बने रहिए, ये उपाय करिए, 2 महीने के बाद सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अगले कॉलर के पास चलते हैं। रोशनी हमारे से जुड़ गई है नैनीताल से जी। रोशनी जी, सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार रोशनी जी, बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ का तो कंफर्म नहीं है, पर टाइम और प्लेस तो कंफर्म है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। कितनी उम्र होगी तकरीबन आपकी? 26 है। अब पूछिए सवाल क्या है। हाँ जी, टाइम तो मेरा वो है 11 बजे है रात को, और जो मेरा वो है प्लेस है वो अमृतसर है। प्रश्न पूछिए, क्या सवाल है? प्रश्न पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कुंडली किस प्रकार की है, क्योंकि बनी नहीं है और सही से पता नहीं है, और करियर मेरा कैसा रहेगा, और मेरी शादी कब तक होगी, और किस क्षेत्र का मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा।
अगले वर्ष 2016 में शादी होगी आपकी। जून के बाद ये शादी होने की संभावना बनती है। आपके होने वाले पतिदेव व्यवसाय के क्षेत्र से होंगे, बिजनेस करते होंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। जहां तक करियर की बात है, भविष्य में या तो आप अपने पति के साथ कोई कारोबार करेंगी या आप शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगी। जून 2016 के बाद से आपका वक्त बहुत अच्छा है। आपको मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप शनिवार को नया काम करने से बचिएगा और जहां तक संभव हो काले रंग के वस्त्र इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, अन्यथा जीवन में बिना कारण के संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो तमाम कॉलर से हमने बात करी, छठ पूजा के बारे में आपने जाना, और अब जाते जाते बात करते हैं आज के शुभ पहर की। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी